हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। अभी चल रहा है हमारा फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज, जिसमें अभी हम लोग कवर कर रहे हैं जनरल फिजिक्स के 300 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमारा अप्रॉक्स 148 क्वेश्चंस हो चुका है और अभी हम लोग करने वाले हैं 149 नंबर क्वेश्चन से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है इस पूरे प्लेलिस्ट का, तो आप लोगों में से किसी ने भी अगर नहीं देखा है उन वीडियोस को तो आप वहां से जाके आराम से प्ले करके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील पिंड का रेखीय संवेग p इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है। यानी रेखीय संवेग यानी लिनियर मोमेंटम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है p इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर के फॉर्म में। इसके अनुसार बदलता है जहां a तथा b धनात्मक नियतांक है, a और b आपका कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो कण पर प्रभावी बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है इसका प्रभावी बल, वो आपको बताना है। देखो यहाँ आपको मोमेंटम दिया हुआ है और वो है आपका a प्लस बी टी स्क्वायर। तो अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो फोर्स आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, अगर आपके पास नहीं है और आपने नहीं कभी पढ़ा है तो फोर्स जो होता है वह होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। और यहाँ से आपका हो जाएगा dp अपॉन क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, dp अपॉन dt, क्योंकि जो मोमेंटम दिया हुआ है वह t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा? a तो खत्म हो जाएगा और 2 t का जो है 2 है वह सामने चलाएगा पावर, और ये हो जाएगा b और t पावर 1 तो हो जाएगा t, यानी 2bt। ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 2bt। अब b से तो आपको मतलब है नहीं क्योंकि b कांस्टेंट है। ठीक है, यानी f इक्वल टू 2t हो गया। यहां से आप ये बोल सकते हो कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्या बोल सकते हो? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। वही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि f किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो ये होगा t के अनुक्रमानुपाती। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। तो एक प्रकाश वर्ष का जो डिस्टेंस होता है, आप जानते हो प्रकाश वर्ष दूरी का डिस्टेंस है, और यह होता कितना है? अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यह किसके करीब है? तो यह आपके किसके करीब हो सकता है? जो भी आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, यह करीब हो सकता है 10⁻16 मीटर के करीब। 9.46 है तो इसको आप 10 लिख सकते हो। अगर 10 लिखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻16। तो ये आपका सही, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3। अगला क्वेश्चन है कि किसी कण का रेखीय संवेग p है तथा मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है, इसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कोणीय संवेग आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और यह क्या इसका दिया हुआ क्या है? इसका संवेग दिया हुआ है और मूल बिंदु से r दूरी पर यह स्थित है। तो इसका रेखीय संवेग p है और r इसका डिस्टेंस r है, तो आपका कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग उसका हो जाएगा r वेक्टर इंटू p वेक्टर। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लेते हो r वेक्टर और p वेक्टर का, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3, r वेक्टर इंटू p वेक्टर। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम उसका। अगला क्वेश्चन है कि जीई तथा जीपी क्रमशः पृथ्वी के सतह तथा एक ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, जीपी और जीई, जी हो गया जो अर्थ पे उसका ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है, और जीपी हो गया किसी भी दूसरे ग्रह पर। ठीक है, ग्रह की त्रिज्या तथा द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तब पृथ्वी की त्रिज्या तथा द्रव्यमान होगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर ग्रह की त्रिज्या तथा द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तब पृथ्वी की त्रिज्या तथा द्रव्यमान क्या होगा? अगर जी और जीपी आपको दिया हुआ है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और दूसरा है उस दूसरे ग्रह का। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलेशन पूछा जा रहा है। आप अगर ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे जी और जीपी का रिलेशन आपको निकालना है। आप जानते हो कि जीई क्या होता है? एक आपने अगर मेरा ही
चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन का, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। कल भी मैंने आपको बोला था कि आप वहाँ से जाके पढ़ लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो तो मुझे नहीं पता। एक होता है G इक्वल टू GME अपॉन RE²। ठीक है, इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है। यहाँ से आपका G हो गया और यहाँ से आप इसी फॉर्म में GP निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप कंपेयर करोगे दोनों को, देखो यहाँ से G हो गया, मैं लिख ही देता हूँ, और अगर GP से निकालते हो तो GP क्या हो जाएगा, सेम यही है G इंटू MP, और यहाँ पे हो जाएगा RP²। वहाँ था अर्थ का रेडियस, यहाँ पे है उस प्लानेट का रेडियस। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो क्या हो जाएगा, GE अपॉन GP। अगर ये आप निकालते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप GME अपॉन RE², और ये अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GMP अपॉन RP²। यही तो होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू GE अपॉन GP इक्वल टू, यहाँ से देखो आपका कट क्या जाएगा, GG दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बच क्या जाएगा, आपका बच जाएगा ME अपॉन क्या बचेगा, RE² इंटू, अगर इसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका RP² अपॉन MP। ये तो बचेगा। तो यहाँ से आप इसको दूसरे फॉर्म में क्या ले सकते हो, अब जो आपको वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GE अपॉन GP इक्वल टू, आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि R जो है वह 2RE होता है, यानी अर्थ का दोगुना होता है, और मास जो है अर्थ का उस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वह अर्थ के मास से दोगुना हो जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा ME अपॉन RE² इंटू, तो क्या था, रेडियस उसका क्या था, उसका दोगुना हो गया अर्थ का, ये हो जाएगा RE², 2 इंटू RE², सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 को जब स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, GE अपॉन GP, ये इक्वल टू हो जाएगा ME अपॉन RE² इंटू, अब देखो रेडियस जो है वो दोगुना हो रहा है, और दोगुना का स्क्वायर करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना RE² अपॉन, ये मास भी दोगुना हो रहा है यानी 2 इंटू ME। ये हो गया, यहाँ से ME कट जाएगा, RE और RE कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2। यहाँ से आपका क्या रिलेशन निकल गया, आपका निकल गया GE इक्वल टू 2GP। ठीक है, ये निकला, सॉरी ये स्मॉल g होगा, GP। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। आप एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप बैक करके आप देख लो, जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को लिखकर दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, आई होप कि आपने ये समझ लिया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 2, GE इक्वल टू 2GP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु दबाव बनाती है, तो वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में। क्या है इसका आंसर, आंसर है 3, यानी वायु जो है, एयर है, वो प्रेशर सभी दिशाओं में बनाती है इक्वली। अगला क्वेश्चन है कि द्रव का दाब निर्भर नहीं करता है, किसी भी द्रव का दाब निर्भर नहीं करता है, किस चीज पर निर्भर नहीं करता है, तो बर्तन के आकार पर। बर्तन के आकार पर दाब निर्भर नहीं करता है किसी भी द्रव का। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में आपको 2 टेबल दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। पहला में है प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर। दूसरा में है इसका यूनिट, आपको सही यूनिट से इसको मैच करना है। तो मैं सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 2। अब मैच करो। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम, आप सब जानते हो। विद्युत प्रवाह का यूनिट क्या होता है, ये होता है एम्पेयर। बल का यूनिट क्या होता है, ये होता है न्यूटन। और पावर का यूनिट होता है वाट। सिंपल है, इसमें कुछ भी टाइम वेस्ट करने लायक चीज नहीं है जो मैं इसको दोबारा बताऊं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चल रही है कोई बैलगाड़ी, तो इसकी पहियों की जो गति है वह किस चीज का उदाहरण है, तो वह है स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति। किसका है, स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति का उदाहरण
अगर बैलगाड़ी का कोई पहिया रोड पे चल रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो कण का पथ होगा, यानी उसका जो ऑर्बिट होगा किसी भी कण का, वह समान गति से चल रही है लेकिन उसका दिशा हमेशा चेंज होते जा रहा है, तो वह कैसा होगा? वह हो जाएगा सर्कुलर मोशन में चलेगी। ठीक है, सर्कुलर पाथ में चल रही है अगर उसका चाल एक समान है लेकिन दिशा लगातार बदल रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या वाले तथा एक ही पदार्थ वाले दो गोले एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल यानी F कितना होगा? क्या बोला जा रहा है? आपके पास दो गोला है, ठीक है, दोनों का मास समान है और दोनों का रेडियस भी समान है, एक दूसरे के पास रखा गया है, यानी एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वह क्या होगा? रिलेशन आपको दिया हुआ है। आप जानते हो फोर्स क्या होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर बात करें तो G इंटू M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये D क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है दो, अगर मान लो आप कोई भी दो मास लेते हो, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो होता है D। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ से मास का तो बात किया नहीं जा रहा है। आप अगर रिलेशन देखो अच्छे से तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियस से रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या था? 1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका D2R हो जाएगा। देखो, अगर ये है एक बॉडी और दूसरा बॉडी इससे सटा हुआ है, यानी एक R ये हुआ और एक R ये हुआ, दोनों के सेंटर के बीच कितना दूरी हो जाएगा? हो जाएगा 2R। मास से आपको कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बस आपको R से रिलेशन निकालना है, तो जो भी ऊपर है आप छोड़ दो और नीचे क्या आपका आएगा? 2R स्क्वायर। सिंपल है, यानी ये 2 भी कांस्टेंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो इन शॉर्ट रिलेशन हो गया वो क्या हो गया? F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। बस यही चीज यहाँ से आपका निकलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पिंड पानी में तैरता है, क्या बोला जा रहा है कि एक बॉडी है वो पानी में तैर रहा है, तो उसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है? आप देखो, पहला ऑप्शन है आपका, पिंड का आयतन विस्थापित पानी के आयतन से अधिक होगा। अब आयतन का अगर बात कर रहे हैं तो इसको तैरने में तो यूज होता नहीं है, अगर आयतन इसका अधिक हो गया तो ये तो इस तरह भी डूब जाएगा। ठीक है, दूसरा है पिंड का भार विस्थापित पानी के भार से अधिक होगा, अगर इसका भार अधिक हुआ तो भी ये डूब जाएगा। तीसरा आपका सही है, विस्थापित पानी का भार पिंड के भार के बराबर है, अगर इस बॉडी का जितना भार है और इसने जो पानी विस्थापित किया है उस भार के बराबर है तो फिर ये तैरेगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बराबर हो गया तो ये डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाले ग्रह के लिए पलायन वेग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कुछ का पलायन वेग याद भी रहना चाहिए और शायद आपको याद भी होगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान यानी मास है m और रेडियस है r, तो उसके लिए पलायन वेग कितना होगा? उसके लिए पलायन वेग का फॉर्मूला है 2gm अपॉन r का अंडर रूट। ठीक है, 2gm अपॉन r अंडर रूट, ये होता है पलायन वेग, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी कितना है? ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यह पृथ्वी का पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रोपिज्म है। देखो, आपने पढ़ा होगा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? लाइट के तरफ जो ग्रोथ होता है, ठीक है, प्लांट वगैरह का, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। उसी तरह से जियोट्रोपिज्म क्या होता है? ये है आपका मिट्टी। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है, एक है प्लांट का सूट, ये प्लांट वगैरह से रिलेटेड है, प्लांट का सूट जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और दूसरा है इसका रूट जो मिट्टी के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो जो आपका ग्रेविटेशन के कारण जो नीचे खींचा जाता है और वो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, जैसे कि प्लांट का रूट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? गुरुत्व या पृथ्वी के खिंचाव की प्रतिक्रिया, इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो धातु की शुद्धता का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं? ये करते हैं उसके आर्किमिडीज के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम लोग धातु की शुद्धता का ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये बोला जाता है, इसमें और क्वेश्चन आता है, ये होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट।
किसी भी धातु के मेल्टिंग पॉइंट से आप उसका शुद्धता ज्ञात कर सकते हो, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत से भी उसका शुद्धता ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा या गतिक ऊर्जा क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है जब उसका द्रव्यमान यानी मास को भी 2m कर दिया जाए और उसका वेग यानी वेलोसिटी को भी 2v कर दिया जाए, यानी दोनों को आपने डबल कर दिया, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये होता है हाफ mv²। अब m को भी आपने दोगुना कर दिया यानी ये 2m हो गया, और v को भी आपने दोगुना कर दिया यानी 2v² हो गया। ठीक है, आप मास देख रहे हो। अब अच्छा, इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का आदत सा हो जाता है। ठीक है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, बस इसको आपको रखना है, जो एक्स्ट्रा उसको बाहर कर दो। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाफ तो रही जाएगा आपका, ये एक 2 बाहर होगा तो आप 2 बाहर कर लो। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे देखो v² तो आपको चाहिए, तो v² आपका रह जाएगा। जब इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 × v² हो जाएगा। ठीक है, तो इस 4 को आप हटा दो यहाँ से, ये 4 आपने बाहर कर लिया। अब देखो जो बचा हुआ यहाँ से 2 हट गया, और ये इसको आपने स्क्वायर कर लिया तो ये पूरा हट जाएगा और आ जाएगा 4v²। तो 4v आपने हटा लिया। अब देखो हाफ mv² सेम है जो ऊपर पे है, एक्स्ट्रा क्या आया, ये आया 8। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी 8 गुना हो जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना होता है, बस आप देखो क्या एक्स्ट्रा आ रहा है उसको अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 8 गुनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान कैसा होता है हमेशा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान हमेशा या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, ये सुने नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मान। अगला क्वेश्चन है कि दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, यानी 1/r² के प्रोपोर्शनली होता है, प्रोपोर्शन होता है F। अब यहाँ से आपने डिस्टेंस क्या कर दिया, ये कर दिया 2r। पहले r था डिस्टेंस, अब आपने कर दिया 2r, तो ये हो जाएगा 1/2r²। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर F आप कंपेयर करोगे पहले से, तो पहले इसका हुआ करता था 1/r², और अब हो जाएगा 2r², यानी ये हो जाएगा 4r²। ठीक है, 2r का आपने होल स्क्वायर किया तो 4r², यानी पहले के रेस्पेक्ट में ये कितना हो गया, ये 1/4 हो गया, यानी आपका फोर्स क्या हो जाएगा 1/4F। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों। तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, ये चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के द्वारा, यानी कैपिलरिटी प्रॉपर्टी के कारण, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिकत्व। अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको 2 टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ स्केल्स वगैरह दिए हुए हैं, दूसरे में ये किस काम का है ये आपको दिया हुआ है, तो आपको सारा आता है। पहला है रिएक्टर स्केल, फिर है ब्यूफोर्ट स्केल, उसके बाद है केल्विन स्केल, उसके बाद है मिलीबार स्केल। इससे आपको मिलान करना है कि कौन सा किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मिलान करके हम लोग देखते हैं क्या है। रिएक्टर स्केल, इसका काम क्या है, इसका काम है आपका भूकंपीय तीव्रता को मापना। ब्यूफोर्ट स्केल शायद ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल इसका काम होता है हवा की गति को मापना, ये नोट डाउन करके आप रख लेना। ब्यूफोर्ट स्केल इसका काम होता है हवा की गति को मेजर करना। केल्विन स्केल इसका परम ताप, इससे आप परम ताप टेम्परेचर माप सकते हो। इसके बाद मिलीबार स्केल, तो मिलीबार स्केल होता है दाब के लिए। क्या होता है मिलीबार स्केल, इसको होता है दाब को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं मिलीबार स्केल। तो आपका हो गया रिएक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता, ब्यूफोर्ट स्केल ये हो गया हवा की गति, केल्विन स्केल ये हो गया परम ताप, और मिलीबार स्केल ये हो गया दाब। तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है, आपने जो अभी मिलान किया था ये था 1 जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि परम दाब है, तो परम दाब कितना होता है, ये आप याद रखना। परम दाब कितना होता है, तो ये होता है गेज दाब प्लस 1 बार। परम दाब कितना होता है, गेज दाब प्लस 1 बार, ये होता है परम दाब। अगला है श्यानता की एसआई इकाई क्या है।
शयनता की एसआई मात्रक, ये होता है पोइज। क्या होता है शयनता का एसआई मात्रक? ये होता है पोइज। अगला क्वेश्चन है पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। पवन वेग ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से, जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो पवन का यानी हवा का वेग जो होता है, वेलोसिटी होता है, यह प्रेशर ग्रेडियंट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन यह अपकेंद्रन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंडेंट है, ये आप जानते हो, ठीक है। अगला है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्रिया न कर रहा हो, यानी सक्रिय न हो। यह कथन किसका है? यह न्यूटन के प्रथम नियम का कथन है। आप जानते हो न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम, इसके अनुसार ये होता है इनर्शिया प्रॉपर्टी। आप जानते हो कि कोई बॉडी तब तक उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न कर रहा हो। तो यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये आप जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया है? ये दिया है न्यूटन ने, ये भी आप जानते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो वास्तविक भार से इसको अपना भार कम महसूस होगा कब? जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, तो उसका भार जो है वह उसके ओरिजिनल भार से, किसी भी व्यक्ति के ओरिजिनल भार से कम महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाए तब उसकी समयावधि यानी आवर्तकाल क्या होगा? लोलक घड़ी है, उसका लंबाई आप 4 टाइम्स कर रहे हो, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप जानते हो, ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। यानी ये एल और जी पर डिपेंड कर रहा है। 2 पाई कांस्टेंट है, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और समय अवधि आपने क्या किया? 4 गुना कर दिया, यानी यहाँ पे जी से भी आपको कोई रिलेशन नहीं है, अभी बस आपका लेंथ से मतलब है। आपने लेंथ को 4l कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? जब रूट हटाओगे तो आप ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2l, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वह 2 गुना हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है 3, यानी टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में।